हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ प्रश्नावली 1A का प्रश्न नंबर 8, जिसमें जो है प्रश्न दिया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो मैं इस प्रश्न के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को। देखिएगा, ऐसे प्रश्न अगर दिया है जिसमें अगर प्रश्न में अधिकतम या बड़ी से बड़ी अधिकतम या बड़ी से बड़ी शब्द दिया हो तो उसमें HCF निकाला जाता है। HCF निकाला जाता है। तो देखिए, इसमें प्रश्न को पढ़ने पर कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को एक समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? देखिए, इसमें आ गया है अधिकतम, तो हम लिखे हैं कि अधिकतम। कभी कभी ऐसा भी आता है संख्या वाला प्रश्न कि बड़ी से बड़ी दिया रहता है। अगर बड़ी से बड़ी दिया रहता है तो उसमें भी HCF निकालते हैं। तो हम इस प्रश्न में क्या निकालेंगे? HCF 616 और 32 का। तो HCF जो है, देखिए कैसे निकाला जाएगा। 616 में 32 से भाग देंगे, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। उसके बाद से आगे की प्रक्रिया 32 से, इसमें देखिए 32 का पहाड़ा पहले हम 61 में देखेंगे कितनी बार जाएगा। 32 दूना 64, 61 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ 32 से कम 32। 11 में से 2 गया 9, 5 बचा, 5 में से 3 गया 2 और 6 यहाँ उतार देंगे। फिर 32 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 32 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कौ बार जाएगा? 9 बार। 32 का पहाड़ा 9 बार। देखिए 3 9 27, अंदाजा कुछ इससे भी लग जाता है। इसमें का 3 और इसमें का 29 लेकर के जब भाग देंगे तो 3 का भाग 29 में 9 बार जाएगा। 3 9 27। तो इसी से अंदाजा लग रहा है कि 32 का भी भाग 296 में 9 बार जाएगा। तो 32 9, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 3 27 और 1 28, 288 हो गया। अब क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया कट गया, ये कट गया, शेषफल आ गया 8। अब क्या करेंगे? इस 8 से जो शेषफल आया है, इस 8 से 32 में भाग देंगे। 32 में 8 से, 8 चौके 32, ये कट गया, यानी HCF इसका कितना आया? 8। तो HCF आया 8। तो पूछ रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करना चाहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे उत्तर में कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। यही आंसर हो जाएगा। कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो हम जानते हैं कि यूक्लिड ने एक फार्मूला दिया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, यानी उसने भाज्य को A माना था, भाज्य को A, भाजक को B
और भागफल को Q और शेषफल को R से प्रदर्शित किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भाज्य को मान लेंगे। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तथा भागफल Q तथा शेषफल R हो तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही है। इस साइड में देख लीजिए, कोई धनात्मक पूर्णांक a है, यानी ये हमारा भाज्य है, और भागफल अब Q है और शेषफल R है, लेकिन भाजक का पता नहीं है। तो देखिए प्रश्न में जो है भाजक हम कहाँ से लाएंगे। प्रश्न में दिया है इसमें कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 है, यानी इसमें जो है भाजक कितना है तो 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें साइड में देख लीजिए, इस a में 3 से भाग देंगे। ये 3 कहाँ से आया तो प्रश्न में ही दिया है। ये 3 कहाँ से आया है, प्रश्न में ही 3 दिया है। तो भाग देने पर भागफल कितना आया है Q, और शेषफल कितना आया है तो R आया है। और हम ये भी जानते हैं कि R का मान कभी भी 3 के बराबर नहीं हो सकता है, 3 से छोटा ही होगा। R का मान 3 से छोटा होगा कभी भी। तो यहाँ R के संभव मान कौन कौन हो सकता है, तो R का संभव मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम इन्हीं को जो हम जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। ठीक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। ये ऐसा नहीं है कि ये नया कोई चीज है, ये जो है हम लोग कक्षा 3-4 से ये चीज हम लोग पढ़ते हुए आते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, और यही चीज यूक्लिड ने भी बताया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो अब इसी में मान को रखना है। देखिए भाज्य हमारा है a, तो यहाँ लिख देंगे a बराबर भाजक है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, गुणे भागफल Q है तो Q लिख देंगे, और शेषफल R है तो R लिख देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, ये बन जाएगा a बराबर 3Q + R। ये बन गया a बराबर 3Q + R। इसको हम समीकरण 1 मान रहे हैं। अब क्या करेंगे, इन्हीं समीकरणों में इन मानों को रखेंगे। जो R का मान आया है 0, 1, 2, इस R को इस समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में R बराबर 0 रखने पर, जब R बराबर हम 0 रखेंगे तो ये समीकरण किस रूप में आ जाएगा, तो ये आएगा a बराबर 3Q प्लस, और यहाँ R के जगह पर 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3Q + 0, यानी ये बन गया क्या, a बराबर 3Q। अब देखना ये है, कह रहा है कि
किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने के लिए कह रहा है। तो वर्ग करने के लिए कह रहा है तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमको समीकरण मिला है इसका वर्ग कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब हम वर्ग कराएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 3 के 9 q स्क्वायर। अब हमको इसको लाना कितना है, कह रहा है सवाल, यहाँ पर ये सवाल कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यम, यानी इसको हमको 3 यम के रूप में लिखना है। इस लाइन को यहाँ पर जो है 9q स्क्वायर है, इसको हमको लिखना है 3 यम के रूप में। तो यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर बराबर, इसको तोड़ेंगे तो 3 यम चाहिए तो 3 को लिख दिए, फिर यहाँ पर गुणे 3q स्क्वायर, यहाँ इस 3 गुणा 3q स्क्वायर, इसको गुणा कराएंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब हमको जो चाहिए वो भी मिल जा रहा है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 3 यम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 3, और इस पूरे को हम क्या करेंगे, यम मान लेंगे, यानी 3 यम हो जाएगा। लेकिन अब यह रह गया सवाल कि कोई पूछेगा, कोई सोचेगा कि यह यम कहाँ से आ गया, यहाँ पर तो 3q स्क्वायर है, यहाँ पर हो गया 3 यम। तो हम इसके आगे ब्रैकेट में उसको दर्शा देंगे क्या, कि जहाँ यम बराबर 3q स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ जहाँ यम किसके बदला में लिखा गया है, तो यम जो है 3q स्क्वायर के बदला में, तो यम बराबर 3q स्क्वायर, तो 3 यम मिल गया। अब r का दूसरा मान रखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ कि पुनः r बराबर, पुनः समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, r बराबर इसमें 1 रख करके देखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r के जगह पर 1 रखना है तो यहाँ लिख देंगे 1। अब देखिए यह जो है a बराबर 3q प्लस 1 रख दिए, यहाँ पर 0 रखे हैं तो ये समीकरण प्राप्त हुआ है। चूंकि सवाल में बोला है यम वर्ग, तो यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करा दिया गया है। फिर वही काम, r का मान रख दिए, हमको ये व्यंजक प्राप्त हुआ, ये लाइन प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ भी दोनों पक्षों का वर्ग कराएंगे, यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कराएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर इसको फैलाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ हम लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, यानी a स्क्वायर का मतलब 3q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तो रहेगा ही, गुणे a के बदला में यहाँ लिखेंगे 3q गुणे और b के बदला में लिखेंगे 1। तो यहाँ ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 तिहाई 6q। अब क्या करेंगे, यहाँ q के घातों को जो है हम आरोही क्रम में लिख देंगे, यानी घटते क्रम में, अवरोही क्रम में। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, उसके बाद से यहाँ हो जाएगा ये 6q प्लस 1, फिर यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर। अब हमको देखना है कि दूसरा व्यंजक जो है बोला है,
दूसरी बार उसने बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, पहले तो 3m बोला है, बाद में बोला है 3m + 1, यानी 3m + 1। तो +1 तो दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में हमको 3m लाना है। तो 3m लाना है तो 3 हम इसमें से हम छांट लेंगे, यानी 3 को कॉमन ले लेंगे, इसमें से 3 को कॉमन ले लेंगे। तो कोष्टक में क्या बचेगा? आप कहेंगे कि इसमें q भी तो कॉमन हो सकता है, लेकिन हमको q की जरूरत यहाँ नहीं है। हमको केवल चाहिए क्या? हमको चाहिए 3m चाहिए। तो 3 हम केवल इसमें से छांट करके अलग करेंगे, और जो बचेगा उसको m के रूप में लिख देना है। तो यहाँ 3 को कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में क्या बचेगा? 3 3 के 9, यानी 3q² प्लस 3 दूना 6, 2q। इसी को जो है पूरे को m के रूप में लिख देना है। तो ये हो जाएगा 3m + 1। और इसके आगे फिर वही बात लिखेंगे जो यहाँ लिखे हैं, जहाँ m किसके बदला में लिखा गया है? 3q² के बदले में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे m, यहाँ पर किसके बदले में लिखा गया है? इतने के बदले में m लिखा गया है, यानी 3q² + 2q। तो यहाँ लिख देंगे कि जहाँ m बराबर 3q² + 2q। ये हो गया। और बस हमको इतना ही चाहिए भी। कह रहा है इसमें कि 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो अब यहाँ जो है हमको मिल गया यह। अब इसमें स्थिति तीसरा भी है, लेकिन तीसरा प्रश्न में पूछा नहीं है। r बराबर 2 रख करके भी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, इसको आगे हम बढ़ा रहे हैं, जबकि प्रश्न बोला नहीं है। प्रश्न बोला है केवल क्या? यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो एक बार 0 रखे तो 3m आ गया, 1 रखे तो 3m + 1 आ गया। अब क्या करेंगे? हम एक और मान रख दे रहे हैं, जबकि प्रश्न बोला नहीं है। प्रश्न नहीं बोला है, लेकिन हमारे पास वो शेष बच रहा है तो उसको रख दे रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, r बराबर जब 2 रखेंगे तो क्या बनेगा? समीकरण 1 में r के जगह पर 2 रखना है, तो ये बन जाएगा a बराबर 3q + 2। मान रख दिए तो यहाँ 3q मिला था, यहाँ 1 रखे हैं तो a बराबर 3q + 1 मिला है। तो 3q मिला था तो दोनों पक्षों का वर्ग कराए। यहाँ a बराबर 3q + 1 मिला था तो दोनों पक्षों का वर्ग कराए। तो फिर r बराबर जब 2 रखने पर जो भी हमको व्यंजक, जो भी लाइन मिला है, पुनः उसका हम दोनों पक्षों का वर्ग करा देंगे। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कराएंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर। फिर इसको a + b के होल स्क्वायर के सूत्र पर फैला देना है। तो यहाँ लिख देंगे a² बराबर a² यानी 3q का स्क्वायर प्लस b² यानी 2 स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे 3q गुणे 2। तो ये हो जाएगा a² बराबर 3 3 के 9q² प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 3 6 दूना 12q। फिर क्या करेंगे? q के घातों को अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिख देना है। तो यहाँ जो है लिखेंगे a² बराबर 9q² प्लस यहाँ से हो जाएगा 12q और प्लस 4। तो अब यहाँ पर हमको कितना लाना है ये प्रश्न में तो दिया ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें जो है कितना आएगा। कितना लाना है इस प्रश्न में दिया नहीं है। इसमें जो है हमको केवल 2 ही मान हमको दिखाना है। एक दिखाना है 3m और दूसरा मान दिखाना है 3m +
1 के रूप में। तो m तो दिखा चुके हैं, 3m प्लस 1 दिखा चुके हैं, तो इसको भी 3m प्लस 1 के रूप में हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, यहाँ से जो है हम लिख सकते हैं कि 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस, अब हमको लास्ट में चाहिए क्या, 3m प्लस 1 चाहिए। देखिए इसमें भी 3m प्लस 1 है, तो हम लास्ट में इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, अब देखिए इन 3 पदों में यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन क्या है, तो 3 है, तो 3 यहाँ लिख कॉमन ले लेंगे, तो कोष्टक में हो जाएगा 3 3 9 यानी 3 क्यू प्लस 3 चौके 12 4 क्यू प्लस 3 एकम 3 यानी 1, और प्लस 1 को लास्ट में वैसे ही ले लेना है, उतार देंगे। a स्क्वायर बराबर 3 और इस पूरे को हम m मान लेंगे, तो 3m प्लस 1। फिर यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख देंगे कि जहाँ m बराबर, m कितना के बदला में लिखा गया है, m देखिए किसके बदला में लिखा गया है, m लिखा गया है 3q स्क्वायर, m जो है के बदला में यहाँ पर देखिए स्क्वायर छूट गया था, 3 केवल कॉमन लिया गया है, तो 3 यहाँ 3q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4q प्लस m, यानी इतना के बदले में इतना, यानी 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 के बदले में लिखा गया है m। तो यहाँ लिख देंगे m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो इस प्रकार ये जो है, इस प्रकार से इसको जो है हम दिखा सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब यहाँ लिख देंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जो प्रश्न में दिया है उसको उतार देंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आंसर हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 10 में दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसमें भी यही करना है। इसमें इसके पहले वाले प्रश्न में जो है 9वां में दिया था 3m या 3m प्लस 1 के रूप का, तो उसमें भाजक को हम 3 मानते थे, 3 मान लिए, लेकिन इसमें 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 दिया है, तो इसमें भी 3 ही मानेंगे कि इसलिए कि 3 का घन करने पर हमको 9 मिल जाएगा। 3 का घन करने पर, चाहे 3 का वर्ग करना हो चाहे 3 का घन करना हो, तो उसमें 9 आसानी से मिल जाएगा। इसलिए इसमें जो है, इसमें भी हम भाजक को 3 ही मानेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद से जो है इसमें भाजक तथा लिख देंगे, तथा भाजक को यूक्लिड ने b से दर्शाया था। b बराबर जो है इसमें हम 3 लेंगे, भाजक b बराबर 3 और भागफल q तथा शेषफल
r है तो, अगर इतना है तो अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है ये आप लोग जान चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो यहाँ लिखेंगे वही फार्मूला, यहाँ लिखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। अब इन मानों को इसमें रख देंगे। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो यही हमारा भाज्य है। ए क्या है तो भाज्य है। यहाँ लिख देंगे ए बराबर भाजक बी को हमने माना है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 गुणे भागफल को Q और शेषफल को R। तो हमारा समीकरण प्राप्त होगा ए बराबर 3Q प्लस R, 3Q प्लस R। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमको जो चाहिए उसको देखिए, हमको इस पूरे प्रश्न में जो है क्या क्या कह रहा है इसमें कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी किस रूप में किसी भी संख्या को घन किया जाएगा तो किस किस रूप में आ सकता है, तो 9m आएगा, 9m प्लस 1 के रूप में आएगा, या 9m प्लस 8 के रूप का आएगा, 9m प्लस 8 के रूप में आएगा। यानी यही हमको ध्यान में रख करके सवाल हल करना है। ठीक है, तो आइए जो है अब देखिए इसमें हमने जो है लिख दिया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, मानों को भर दिया, समीकरण प्राप्त हो गया ए बराबर 3Q प्लस R। तो हम जानते हैं कि शेषफल कभी भी भाजक से कम ही आता है। तो यहाँ लिख देंगे R का, आप बता सकते हैं कि R का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, यानी जब भाजक यहाँ 3 है तो R का मान 3 से कम आएगा, यानी 0 से लेके 2 तक। तो यहाँ लिख देंगे R के संभव मान क्या क्या हो सकता है, R के संभव मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, 3 के बराबर नहीं हो सकता है। तो अब R का यही मान इस समीकरण में रखेंगे, लिखेंगे यहां कि समीकरण 1 में R बराबर 0 रखने पर, जब R बराबर 0 रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ नया जो हमको प्राप्त होगा व्यंजक वह हो जाएगा a बराबर 3Q प्लस 0। तो ये हो जाएगा a बराबर 3Q। हमको तो व्यंजक प्राप्त हो गया, लेकिन इसमें कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसमें आ गया है घन। तो अब इसके पहले वाले प्रश्न में था वर्ग, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कराते थे, लेकिन इस प्रश्न में आया है कि घन करने पर, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का इसमें घन कराएंगे। अब यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ये हो जाएगा AQ बराबर 3Q का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा AQ बराबर 3 3 9 9 3 27 Q पर 3 घात, यानी 27 Q का घन। अब हमको देखिए इसमें घन तो करा दिए, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको पहले स्टेप में R बराबर जब 0 रखे हैं तो पहले स्टेप में हमको 9m के रूप में इस लाइन को लिख देना है। तो 9m इसमें हमको मिलेगा कैसे, देखिए AQ बराबर 27 को तोड़ेंगे 9 के रूप में, 27 में से पहले 9 को अगर हम बाहर कर लें तो क्या बच जाएगा, 9 को हमने इसमें से निकाल लिया, तो 9 से 27 में भाग देंगे तो 9 3 27, यानी 3
क्यूब बच जाएगा। इसका गुणा कराएंगे तो फिर हमको इतना मिल जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे ए क्यूब बराबर 9 को उतार लेंगे और इस पूरे के बदले में देखिए हमको यम चाहिए 9 के बगल में, तो 9 के बगल में जो भी अवशेष बचेगा उसको यम मान लेंगे। यहाँ लिख देंगे 9 यम, और इसके आगे जिसको हम माने हैं यम उसको दिखाना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे कि जहां यम बराबर 3 क्यूब का क्यूब, यानी 3 क्यूब पर 3 घात, ये हो गया। यानी 9 यम तो प्राप्त हो गया। r बराबर 0 से हमको ये मिल गया। अब हमको लाना है इसको, यानी 9 यम प्लस 1 लाना है। तो अब r का दूसरा मान रख रहे हैं। यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर 1 रखेंगे तो ये होगा समीकरण 1 में। देखिए a बराबर 3 क्यूब प्लस r के जगह पर 1 लिख देंगे, व्यंजक मिल गया। यहाँ जो व्यंजक मिला था a बराबर 3 क्यूब, दोनों पक्षों का घन करा दिए। यहाँ भी मिला है, फिर दोनों पक्षों का घन कराएंगे। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों का घन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ ये हो जाएगा a बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। इसमें 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, इसको फैलाएंगे किस सूत्र पर, आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। यानी देखिए एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। उसी फार्मूला पर इसको हम फैलाएंगे तो ये हो जाएगा a बराबर, दोनों पक्षों का घन कराएंगे तो यहाँ इस पर 3 घात रहेगा, इस पर भी 3 घात, ये इसको उतारते जाएंगे, इसको सूत्र पर फैला देंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब, यानी 3 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 क्यूब गुणे 1, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, एकदम इसी से मिलान करिए। a क्यूब तो 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस b क्यूब, तो b माने 1, इस प्रश्न में b की जगह पर 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 3ab, यानी 3ab, या फिर कोष्टक में a प्लस b है तो यहाँ लिख देंगे 3 क्यूब प्लस 1, a क्यूब को उतार लेंगे बराबर, ये हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब, यानी 3 3 9 3 27, और ये 3 घात क्यूब पर लग जाएगा तो क्यूब पर 3 घात हो जाएगा। फिर प्लस 1 और प्लस इसका गुणा करा लिया जाए, 3 3 9 क्यूब कोष्टक में 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1, a क्यूब को फिर उतारेंगे बराबर 27 क्यूब पर 3 घात को उतार लिए प्लस 1 को उतार लिए, और इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, यानी तोड़ेंगे का, इसको गुणा करा देंगे अंदर तो ये हो जाएगा 9 3 27 क्यूब पर स्क्वायर प्लस 9 एकम 9, और क्यूब है तो इसके साथ क्यूब लिख देंगे। अब देखिए हमको चाहिए क्या, दूसरे स्टेप में चाहिए 9 यम प्लस 1, क्या चाहिए, 9 यम प्लस 1 चाहिए। तो सबसे पहले क्यूब को एक साथ, एक यहाँ प्लस 1 के रूप में तो है ही है, तो इस प्लस 1 को लास्ट में करके और इन 3 पदों को अवरोही में लिख दे रहे हैं तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 27 क्यूब पर 3 घात, फिर प्लस 27 क्यूब पर 2, फिर प्लस 9 क्यूब, और प्लस 1 को लास्ट में कर दे रहे हैं इसलिए कि प्लस 1 हमको इसमें चाहिए ही चाहिए। तो प्लस 1 मिल चुका है, अब इसमें से केवल हमको 9 छांट लेना है और जो बचेगा उसको यम के रूप में लिख देना है। तो यहाँ लिख देंगे a क्यूब बराबर, इन 3 पदों में से 9 कामन हो जाएगा, कामन ले लिए, और कोष्टक में क्या बचेगा, तो 9 3 27, यानी 3 क्यूब पर 3 घात, फिर प्लस 9 3 27 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 केवल क्यूब,
और प्लस 1। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यम के रूप में किसको लिखा जाएगा। तो देखिए हमको चाहिए 9m प्लस 1 चाहिए, तो 9 भी मिल चुका है, प्लस 1 भी लास्ट में मिल चुका है, और जो ये कोष्टक के अंदर आया है उसको पूरे को हम यम से दर्शा देंगे। तो ये हो जाएगा AQ बराबर 9m प्लस 1, और इसके आगे कोष्टक में लिख देंगे कि जहां m बराबर 3Q पर 3 घात प्लस 3Q पर 2 घात प्लस Q। ये दूसरा हमको मिल गया 9m प्लस 1 के रूप में। अब क्या करेंगे, फिर समीकरण 1 में r का ये जो है अगला मान रखेंगे, r का मान 2 रखेंगे। तो यहाँ जो है हम देखिए इसको हम इसके बाद अब कैसे हल करते हैं। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, जब r बराबर 2 रखेंगे तो फिर नया एक व्यंजक हमको मिलेगा क्या, a बराबर 3Q प्लस 2। देखिए मान रखने के बाद जो व्यंजक मिला था उसका वहाँ पर जो है दोनों पक्षों का घन करा दिए हैं, यहाँ भी दोनों पक्षों का घन, तो यहाँ भी फिर दोनों पक्षों का घन कराएंगे। तो ये हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिख देंगे AQ बराबर 3Q प्लस 2 का होल क्यूब। दोनों पक्षों का घन हो गया। अब इसको हम अभी जिस फार्मूला पर इसको फैलाए हैं, इसको जिस फार्मूला पर फैलाए हैं उसी फार्मूला पर इसको भी फैलाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे a क्यूब को तो उतार लेंगे बराबर, इसको a प्लस बी के होल क्यूब के सूत्र पर फैलाएंगे। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले a क्यूब माने 3Q का क्यूब, 3Q का होल क्यूब, प्लस बी क्यूब माने 2 पर 3 घात, फिर प्लस 3 गुणे 3Q गुणे 2, फिर कोष्टक में 3Q प्लस 2। तो ये हो जाएगा AQ बराबर 3 3 के 9 3 27Q पर 3 घात, फिर प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 3 के 9 दूनी 18Q, फिर ब्रैकेट वाले को उतार ले रहे हैं यानी 3Q प्लस 2। a क्यूब को उतार लिए, फिर बराबर 27Q पर 3 घात प्लस 8 को उतार लेंगे, अब फिर प्लस इस कोष्टक को तोड़ेंगे तो 18 तिया 54Q स्क्वायर प्लस 18 दूना 36Q। अब देखिए तीसरे मान में हमको क्या लाना है, 9m प्लस 8 लाना है। तो जो 8 हमको दिख रहा है उसको लास्ट में हम कर दे रहे हैं, बाकी में से 9 का पता लगाएंगे। यहाँ लिख देंगे AQ बराबर 27Q पर 3 घात, उसके बाद से प्लस 54Q स्क्वायर, फिर प्लस 36Q, और ये प्लस 8 है, इसको लास्ट में कर दीजिए कि इसकी ज़रूरत है हमको, अब इसको बिल्कुल जो है डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे AQ बराबर, अब हम इसको इन 3 पदों में से 9 को निकालना है, तो 9 इसमें से निकाल लिया जाए। तो जो जब 9 निकालेंगे तो जो बचेगा वह यम के लिए व्यंजक बन जाएगा, यम हो जाएगा वो। तो 9 इसमें से निकाल लेंगे तो 9 3 27 यानी 3Q पर 3 घात, अब प्लस 9 छक्के 54 6Q स्क्वायर, अब प्लस 9 चौके 36 4Q और प्लस 8। अब देखिए 9 चाहिए तो 9 मिल गया, प्लस 8 चाहिए तो प्लस 8 भी मिल गया, और जो बीच में बच गया है उस पूरे को यम से दर्शा देंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा AQ बराबर 9m प्लस 8, और इसके आगे लिख देंगे कि जहाँ m बराबर 3Q पर 3 प्लस 6Q पर 2
प्लस 4q। तो इस प्रकार जो है ये तीनों व्यंजक मिल गया। अब जो है जो प्रश्न में दिया है उस एक लाइन को लास्ट में लिख देना है। लास्ट में लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m कामा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, 8 के रूप का होता है। ये हो गया आपका हल। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। 11 पर दिया है इसमें कि 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। 441, 567 और 693 का HCF, 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो देखिए हम इसके पहले जो बहुत सारे प्रश्नों को हल किया है, सेम वैसे ही इसको भी कर देना है। किसी बड़ी संख्या में किसी छोटी संख्या से भाग देंगे। तो आइए हम सबसे पहले इस बड़ी में जो है इस छोटी से भाग दे रहे हैं। 567 में 441 से, 567 में 441 का भाग दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 441 एकम 441, घटा देंगे 7 में से 1 गया 6 और 6 में से 4 गया 2, अब 5 में से 4 गया 1, 126 आ गया। फिर इस शेषफल से इसमें भाग देना है। 441 में 126 है, 126 यानी 12 चौके 48, 4 बार नहीं जाएगा, बारते हैं 4 बार अगर ले जा रहे हैं तो 12 चौके 48, 12 चौके 48 ज़्यादा हो जाएगा। तो 126 से भाग इसमें जाएगा कौ बार? 3 बार। तो यहाँ लिखेंगे 126 तियाँ 3 छके 18, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, 378, 11 में से 8 गया 3, 13 में से 7 गया 6 और यहाँ जो है ये कट जाएगा 63 आ गया। अब 63 से 126 में भाग दे देंगे। 126 में 63 दूना 126, ये कट गया, यानी 63 से ये लास्ट में कटा है तो ये जो है HCF 63 होगा। लेकिन अभी एक संख्या और बाकी है, उस संख्या को भी 63 से ही काटेंगे। अब यहाँ लिख रहे हैं 63 से 693 में भाग देंगे। 693 में भाग देना है। तो 63 का भाग इसमें क बार जाएगा? 600, यानी 60 दहा में 600, यानी 63 एकम 63, यानी 69 है तो 63 एकम 63 एक बार जाएगा भाग। तो यहाँ लिख देंगे 63 एकम 63, 9 में से 3 गया 6 और ये कट जाएगा और यहाँ 63 उतार लेंगे और देखिए ये कट गया 63 एकम 63। तो यहाँ लिख देंगे HCF बराबर 63, ये आंसर हो जाएगा। देखिए हम इसको चाहे तो इसको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष के रूप में भी दिखा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं दिखाते हैं तो उससे ऐसा नहीं है कि सवाल को गलत माना जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमको 441 और 567 को दिखाना था, तो भाज्य हम किसको माने हैं? 567 को। तो यहाँ फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे
भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य को हमने क्या माना है, भाज्य 567 माना है, तो 567 बराबर भाजक 441 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल कितना, शेषफल 126 है। दूसरे स्टेप में हमने भाज्य को क्या माना, कितना भाज्य कितना माना है 441, तो 441 को भाज्य माना है, तो भाजक कौन हुआ है 126, भागफल कितना है 3 और गुणे भागफल यानी भागफल 3 है और शेषफल कितना है 63 है, तो 63 को लिख दिया। अब क्या करेंगे, 63 हो गया। अब क्या करेंगे, तीसरा बार जो है भाज्य कितना है 126 बराबर 63 यानी भाजक कितना है तो 63 है, गुणे भागफल कितना है तो 2 है, शेषफल कितना है 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में शेषफल 0 आया है, तो जब लास्ट में शेषफल 0 आया है उसी लाइन में जो भाजक होगा वही HCF हो जाएगा। तो अगर 2 ही संख्या होता तो HCF कौन हो जाता 63, लेकिन एक संख्या अभी और है 693, तो 693 वाले का भी यहाँ दिखा देंगे कि 693 भाज्य है, तो भाज्य बराबर 693, भाजक कितना है तो 63 है, गुणे भागफल कितना है तो 11 है, अब प्लस शेषफल कितना है तो 0 है। तो जब शेषफल जिस लाइन में 0 आएगा उसी लाइन का जो भाजक होगा वही जो है HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर HCF लिख सकते हैं, HCF बराबर 63। तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान यही है। इसमें जो है थोड़ा सा हो सकता है डिस्टर्ब बच्चे हो जाएं, लेकिन इसमें जो है सीधा सीधा है, केवल भाग देते जाना है और शेषफल का ध्यान रखना है। जहाँ शेषफल 0 आएगा वही उसी स्टेप का भाजक HCF हो जाएगा। तो यहाँ आंसर लिख देंगे, यही हो जाएगा। तो ये रहा प्रश्न नंबर 11।